वो कहते हैं कि 1750 नंबर हम तुम्हें तब देंगे जब तुम ये सारे पेपर में रिटर्न लिख कर आओगे। तुमने कहा, अरे नहीं हमारे चाचा विधायक हैं। बोले हमें नहीं मतलब है तुमसे, हम तुम्हारी सिर्फ कॉपी जानते हैं भाई। बोले हम फलनवा के जो है रिश्तेदार हैं। जैसे होता है ना ट्रैफिक पुलिस जब पकड़ लेता तो आप उसको सिखाते हो तो फोन लगाएं क्या, तो वहां काम ही नहीं होता है। वो तो कहते हैं कॉपी में आप इतने डिसिप्लिन के साथ इतने टाइम में ये वर्ड्स लिख दो, हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे, आप कहीं से भी आए हो। तो इसका सीधा सा मतलब हमारी फंडामेंटल यूनिट, हमें कहीं पर भी ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू रिस्पेक्ट योर टाइम। एंड आई एम डिक्लेयरिंग अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। तो रिस्पेक्ट मतलब ये थोड़े ना एक रिस्पेक्ट होता है, जैसे हमारे कई नेताओं ने रिस्पेक्ट दिया चंद्रयान 3 को, आप भी उसी तरह से रिस्पेक्ट देने लगते हो कि अगले साल एग्जाम है ना, 1 तारीख होगी, और रेजोल्यूशन आजकल एक नया वर्ड निकला हुआ है, ठीक है, हम 1 तारीख को कसमें खाएंगे कि इस बार तो अब 4 महीना खूब मन लगा के पढ़ेंगे, और फिर वो 4 महीने बीत जाते हैं, फिर अगले साल के लिए कसमें खाई जाती है। वो यहां नहीं है। गुरुकुल इज ऑल अबाउट 1 डे। गुरुकुल में हम सबसे पहले आपको ये चीज सिखाते हैं, जब आपको ये डायरी दी जाएगी तो हम आपको MIT सिखाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हम दिन पे भी नहीं, हम टास्क पे आ जाएंगे, यानी आज के दिन में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण काम, और हफ्तों आपको ये करना पड़ेगा, हफ्तों आपको ये काम करना पड़ेगा। तो हम आपको सबसे पहले यहां पर इस डायरी को अगर आपने देखा होगा, या अभी जो गुरुकुल के स्टूडेंट होंगे, इसमें कितने बच्चे हैं जो गुरुकुल में एनरोल्ड हैं? बहुत से लोग तो रक्षाबंधन मना के ही आएंगे, ठीक है, कसमें उसमें लेके आएंगे। अब उन्होंने बता दिया है कि 30 तारीख के बाद। ये क्लास में बहुत से बच्चे एनरोल्ड हैं जो आज अभी गायब हैं, ठीक है। तो इसमें जब देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें सबसे ऊपर लिखा है MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हम तुम्हें सिर्फ उस एक काम पे फोकस करके रखेंगे कि आपको इसी काम पर अपना पूरा हफ्ता निकालना है, तब जाकर आप ये चीज समझ पाओगे। क्या चीज में? ये तक दिया हुआ है कि आप एक दिन में कितने ग्लास पानी पियोगे, ये तक दिया हुआ है कि आप कितनी देर फोन पर बात कर रहे हो, अब कौन से दोस्तों से बात कर रहे हो, टाइम किलर्स आपके क्या हैं। इसमें यह तक दिया हुआ है कि 6 मॉर्निंग रिचुअल्स आपको फॉलो करने ही करने। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समय के बारे में हमने सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को यूटिलाइज करना हमें नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। यह आदत हमें बचपन से पड़ चुकी है। बचपन से टाल मटोल करने की आदत हमारी जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 5 मिनट बात कर लेते हैं, कल सुबह पक्का सुबह उठ के जरूर पढ़ना शुरू कर देंगे। कितनी बार आपने कसमें खाई हैं? आज वेब सीरीज देख लेते हैं, एक एपिसोड और देख लेते हैं, फिर उठेंगे। चैट, इसका जवाब देना जरूरी है। पढ़ते पढ़ते अचानक से याद आया वो फोटो जो अपलोड की थी उसमें कितने लाइक्स आ गए। अब ऐसा थोड़ा नहीं होता कि फोटो के लाइक्स देख के वापस आ जाते, वहीं रह जाते हो। किसी ने कुछ उठ पटांग कमेंट कर दिया, तुम्हारी फोटो में तुम्हारा मुंह टेढ़ा आ रहा है। अब तुम्हें तो तुम्हारा ये मतलब एक संवैधानिक कर्तव्य हो गया, तुम्हारा ये फंडामेंटल तुम्हारा जो है ड्यूटी हो गई, अब तुम्हें उसका जवाब देना है। तू देख अपना मुंह, फिर उधर से कोई जवाब आया, अरे हो गई पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, हम पहले अपने कमेंट्स को हम जो है डील कर। ऐसे ही होता है, इसीलिए सोशल मीडिया बहुत खतरनाक हो जाता है। तो हम क्या होता है कि हम एक फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं, और इस फ्रेम के अंदर अगर हमने टाइम को सही तरीके से रिस्पेक्ट करना सीख लिया तो हम वाकई में कोई भी ये एग्जाम अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम में ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो कभी एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं रहे हैं, कभी वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे हैं, बहुत कॉमन से बच्चे। इसी कमरे में जितनी फोटोज लगी हुई हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें बहुत से बच्चे जो एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आज वो इतिहास बना चुके हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उन्हें समय की कीमत या तो गलतियां करके पता चली हैं या वो पहले बार सीख गए। तो हम जब समय के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो समय का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है? बहुत बड़ा साइंस है, पूरा आध्यात्म का विज्ञान। तुम जाकर चाहे वेस्टर्न फिलोसफर्स देख लो, चाहे इंडियन ओशो से लेकर किसी के पास चले जाओ, ठीक है, सब ने इसी विज्ञान पर सबसे ज्यादा बात किया। और तुम आज जाके पूरा यूट्यूब सर्च कर मारो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि समय को कैसे जिया जाता है, इसी पर पूरी मोटिवेशन और पूरी आध्यात्मिक इंडस्ट्री इसी के ऊपर टिकी पड़ी है। पूरा आध्यात्मिक समाज इसी पर टिका हुआ है कि तुम समय को कैसे जी लो। क्योंकि जो अपने समय को जी गया वो संसार में इतिहास लिख के चला गया। जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने अपने समय से लड़ाई की, उन्होंने अपने समय में अपना बेस्ट परफॉर्म किया, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया। जो लोग भी विजेता रहे वो कोई बहुत ज्यादा उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज नहीं थी। चाहे दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उठा लो, बिल्कुल हमारी तरह दिखते थे, वो दूसरे ग्रह से नहीं आए थे,
बट वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। इसी को आध्यात्म में ओशो लिखते हैं होश में रहना। एक वर्ड तुमने सुना होगा, कभी भी जाके आज ओशो को सुनने की कोशिश करना, या दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक लीडर हैं, मोटिवेशन लीडर हैं, जो आपको प्रोडक्टिविटी सिखाते हैं, वो आपसे कहते हैं कि समय की कदर करना सीखो, बट नोबडी टेल्स हाउ। क्या करें कदर करने के लिए? मूर्ति बनवा दे समय की, क्या चीजें हम उसमें करें? सिंपल सा मतलब होता है होश में रहना। अब होश में रहना, आप कहेंगे क्या मैं बेहोश हूं? तो ओशो खुद कहते हैं कि हाँ आप बेहोश हैं। आप जब खाना खा रहे थे तो आपका दिमाग कुछ और सोच रहा था। अब आप बताएं, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने, अभी मुझे कितने लोग सुन रहे हैं और उनका दिमाग कहीं और है, उनकी आंखों की पुतलियां बता रही को मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं, आप मुझे देख रहे हो लेकिन आपका दिमाग कुछ और देख रहा है। मेरे कई शब्दों के साथ आप इस समय कहीं और पहुंच चुके हैं। मन की गति के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद ने तो 20 वर्षों तक इसी पे साधना की थी। तो होश में रहने का मतलब होता है यहीं रहना, यहीं रहना। अब यहीं रहना मतलब शरीर तो यही है, शरीर यही है, इसको तुमने फ्री छोड़ रखा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से आज दिल पे हाथ रख के, इस क्लास में कोई इतनी देर में कोई ऐसा व्यक्ति है? सारे हैं वैसे यहां पे, सबकी आंखें बताए, कितनी बार तुम्हारा दिमाग मेरी बातों से हटके इधर से उधर गया? कितनी पिक्चर्स इकट्ठा की तुमने इतनी देर में? ईमानदारी से बताना। सुनते सुनते तुम कहां पहुंचे? ईमानदारी से मुझे बता दो। हाँ सर हुआ, एक बार भटका, 2 बार भटका, 3 बार। आप मेरी बातों को सुनते सुनते कहीं और पहुंच गए। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हुआ? हाँ या ना? नहीं हुआ? हुआ। कैसे पता चला मुझे? अचानक से आपके कोहनी के आगे का मूवमेंट रुक गया। आपकी बॉडी बता रही थी कि आप यहां नहीं हैं, आप यहां नहीं, आपके चेहरे पे भाव आ रहे थे और आप यहां नहीं थे। अब मेरे बारे में एक छोटी सी बात करो, आपको भी लेक्चर प्लान दिया जाएगा पूरे गुरुकुल का। 800 से ज्यादा घंटे आपको यहां बिताने हैं। मेंटरशिप मिला लोगे तो 1200 से ज्यादा घंटे हो जाएंगे। अब तुम्हारी सफलता और असफलता के बीच में अंतर आज मैं 5 मिनट में प्रूव कर देता हूं। तुम्हारे जीवन से अगर मैं 1200 घंटे निकाल देता हूं, 1 साल बाद तुम्हें एग्जाम देना है और तुम 1200 घंटे बेहोशी में बीत गए तुम्हारे, और आज तो तुम पहली बार आए हो, किसी इंटरेस्ट के साथ आए होगे, कैंपस देखा होगा। सोचो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट आएंगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा। तुम साइंस साइड से हो, हिस्ट्री के सब्जेक्ट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। हिस्ट्री से हो, साइंस पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। उस दौरान तुम्हारी बेहोशी का आलम क्या होगा? आज तुम अपनी इच्छा से आए हो, कई बार बिना इच्छा के क्लासेस में बैठनी पड़ेगी, तुम्हारी बेहोशी का स्तर क्या होगा अंदाजा लगाओ। और तुम टोटल कैलकुलेशन से 1200 घंटे निकाल दो। 1200 घंटे तुम निकाल दो और मुझे बताओ सक्सेस के लिए तुम्हारे पास क्या बचा। और 1200 घंटे बेहोशी के तुमने निकाले, क्या तुम सक्सेस हो जाओगे? हमें यह तो सिखाया जाता है कि देखिए फलाना टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये उजांग सर है, फलाना ये पढ़ाएंगे। इन्हें ना एग्जाम देना है और ना इन्हें वो प्रेशर डील करना है। हम बिल्कुल इस इंडस्ट्री को उल्टा करके देखते हैं। हम पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को उल्टा, हाँ कौन सा टीचर पढ़ाएंगे, बच्चा कैसे पूछता, उसकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है। कभी ये पूछा गया कि तुम उसको पढ़ने योग्य हो कि नहीं हो? तुम्हारा दिमाग कहां है? अच्छा 10 बड़े टीचर है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि तुमने फीस दी है, अब मास्टर साहब से बोलो मास्टर साहब ऐसा है, देखिए आईएएस हमें बनना है, एग्जाम आप दे दें। ऐसी कोई सुविधा है उपलब्ध? मुझे लग रहा है तुम लोग को कोई ऐसा ज्ञान है जिसमें तुम लोग ये बता सकते हो कि सर जी एग्जाम जाके देंगे, मैम को हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, आपके बिहाफ पर वो पेपर देंगे, इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, पॉलिटी अच्छी आती है, ये लोग आपकी जगह पेपर देंगे। ऐसे ही है ना? कुछ ऐसा ही है, 100% ऐसा है। तुमने कभी ये क्यों नहीं पूछा किसी जगह पे जाके कि सर मेरी काउंसलिंग करिए और जानिए कि मैं अभी कहां हूं? और जब मैं अभी कहां हूं तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मार्क्स आई गेन्ड, इट्स ऑल अबाउट वेयर इज माई माइंड इज स्टेबलिंग। क्योंकि हम नई चीजें सीखने आए। एग्जाम तो पुरानी पढ़ी गई चीजों पे लिया जाता है ना। तो जो तुम 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक पढ़कर आ गए हो, उस पर एग्जाम लिया जाएगा और तुम्हें एग्जाम देना है जिसके लिए तुम प्रिपरेशन करने आए हो। तो सवाल यह कि वो जो चीज है वो उसका एग्जाम मैं ले नहीं सकता, उसके लिए तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। अब अगर तुम सीखने योग्य नहीं हो
और तुमसे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, भारत की आजादी के बारे में मैम ने बात कर दी, कला संस्कृति के बारे में बात कर दी, संविधान निर्माण के बारे में बात कर दी, और तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, तुम्हारे दिमाग में तो डोपामाइन घूम रहा है। क्या हुआ यार, मैसेज नहीं आया अभी तक, क्या हुआ, खाना नहीं खाया उसने, हम खाएं कि ना खाएं, तुम्हारे दिमाग में तो ये सारी चीजें घूम रही हैं। तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, पता नहीं मेरे दोस्त पबजी ना खेल रहे हो, हम ना छूट जाएं। तो अब तुम्हारे सामने ये चैलेंज आ गया, तुम्हारा जो काउंसलिंग नहीं हुई, और तुम ये सोच रहे थे कि हम फलानवा एकेडमी पे आ गए जिसका ऐड हमने बहुत देखा है, तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। मोस्टली मैं बता रहा हूं 99% बच्चे इसी मूड के साथ आते हैं, जबकि ये गलत है, ये इंडिविजुअल लड़ाई है तुम्हारी। इसीलिए जब तुम गुरुकुल में आगे बढ़ोगे, सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तुम कौन हो, तुम्हारी कुंडली निकाली जाएगी, उसमें तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी लाइफ का पेन क्या है, तुम्हारे ट्रिगर्स क्या है, तुमसे इंडिविजुअल बात होगी, क्योंकि एक एक आदमी की डिजाइन अलग होती है। यहां पर बैठे हुए इनकी प्रॉब्लम अलग है और इनकी प्रॉब्लम अलग है, तो जब तक हम सबको बराबरी पे लेके नहीं आएंगे तब तक हम ये सफर पूरा नहीं कर सकते। मुझे कितनी नॉलेज है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम उस दिन प्रेशर में कितनी नॉलेज डिलीवर कर पा रहे हो ये बहुत मैटर करता है, और हम इसके बारे में बात नहीं करते। कितनी फोटो आपने दिखा दी है, कितने सिलेक्शन है, तुम कहां हो पहले यहां से तो शुरुआत करो। और शुरुआत में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब तुम शुरुआत में आओगे तो गुरुकुल में तुम्हें उलझन होगी, बिकॉज यार सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम। सबसे पहले तुम्हारी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, तुम कितने ग्लास पानी पी रहे हो। तुम, कई बच्चों ने कहा कि इससे क्या लेना देना कि हम कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, हम साइंस बताते हैं कि इसके तुम्हें क्या होगा 3 महीने बाद, और 1 महीने बाद बच्चा के एक्सेप्ट करता है वही हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि ये माइक्रो चीजें हैं जिस पर अगर आप ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी ये जो बॉडी है ना, ये काम ही नहीं, साथ ही नहीं देगी। अब तुम अंदाजा लगाओ, बहुत से बच्चे नहीं फॉलो करते हैं, 4 दिन बाद खबर आती है कि सर तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है, तुम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कर पाओगे? कर पाओगे? फिर कहते हो कि साहब दोष देना शुरू करते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ। सिलेक्शन के बड़े तगड़े नियम होते हैं। तो जो पहली चीज हम जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो समय होगा। अब ये विज्ञान इतना बड़ा है, मैंने कहा ना कि पूरे संसार की मोटिवेशन इंडस्ट्री और पूरा आध्यात्मिक जगत सिर्फ इसी पे है। अगर तुमने ईश्वर प्राप्ति एक शब्द सुना होगा कि पूरा आध्यात्म किसके बारे में बात करता है? ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति का मूल साधन क्या है? साधना। आप एकाग्रता साधना करते हैं, साधना का मूल तत्व क्या है? ध्यान। और ध्यान का मूल तत्व क्या है? ध्यानम निर्विष्यस्य मनः, मन का विषय रहित हो जाना ध्यान है। और मन विषय रहित यानी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं, तो मैं सोच ही तो रहा हूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं, यही तो है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूं? कि मैं नहीं सोच रहा हूं, यही तो सोच रहा हूं। नहीं समझे? यही है ध्यानम निर्विष्यस्य मनः, यानी मन किसी विषय से हट जाए जब, तो वो ध्यान की अवस्था होती है। और आंख बंद करके ये सोचना कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, तो मैं ध्यान के विषय में सोच रहा हूं, मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूं। हर समय मन भागता रहता है। पूरा आध्यात्म इसी एक बिंदु पर टिका हुआ है। तो जब आप कभी भी किसी भी महापुरुष को पढ़ोगे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो गए या कोई भी महापुरुष है, वो कहते हैं कि मन कब स्थिर होगा? मन तो चंचल है। ध्यान किसे कहेंगे? कहेंगे ध्यान इसी क्षण में है। ध्यान इसी क्षण में, यहीं पर है, यहीं पर है। समय तो लगातार चलता रहता है। अभी जो वर्तमान है ये पास्ट हो गया, अभी जो मैंने बोला था वो क्या है? वर्तमान नहीं है, वो अतीत है। और जो होगा वो भविष्य है। भविष्य वर्तमान हुआ, वर्तमान पास्ट हो गया, यानी ये लगातार चल रहा है। तो हम किसी एक जगह रुक नहीं सकते। पूरे संसार का आध्यात्म इसी बिंदु पर टिका हुआ है, सिर्फ इसी बिंदु पे। इसका मतलब है कि अगर आपको एनलाइटमेंट पाना है, बुद्ध को पढ़े आप, तो एनलाइटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? जो बुद्धत्व है वो क्या है? स्वयं को जानने के लिए तुम्हें मन की गति को समझना पड़ेगा, पूरा अध्ययन। तो मन की गति कुछ और नहीं है, समय की गति है। जो समय में यहीं ठहर गया वही इसके साथ है। अब ज्यादातर तुम देखना, कभी अपने बारे में सोचना, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट की काउंसलिंग करने के बाद मुझे उसकी कमी पता चली।
99% टाइम हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। तुम्हारे दिमाग भटकने का सबसे बड़ा, तुमने किताब खोली, कोई बात हुई अचानक से तुम्हें भविष्य याद आने लगेगा। यार कैसा लगेगा उस गाड़ी से उतर के, आगे कलेक्टर लिखा होगा। रील्स जो तुमने देखी, आजकल रील्स पे बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रील्स पे बहुत आईएएस बन रहे हैं, वो कलेक्टर बन के कैसा लगेगा। फिर अचानक से कलेक्टर की बात आ गई तो गांव वाले कलेक्टर के बाबूजी जहां जिस ऑफिस में गए थे वहां की याद आ जाएगी, पास्ट में कोई घटना हुई थी। फिर वहां से तुम्हारे मन में गुस्सा आएगा, बदला लेंगे। अब देखो कहानी कैसे चल रही है, अभी चल रही होगी तुम्हारे दिमाग में, ये सब चल रहा होगा। तुम्हारा मन अस्थिर है, तुम्हें कहीं रुकने नहीं दे रहा है, कहीं रुकने